नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप की दुनिया के सबसे पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। आज के हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए बाजार में आए दिन नए प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। सेहतमंद रहने के लिए जूस मार्केट में भी हलचल बनी हुई है। आज बाजार में इतने सारे जूस मेकर्स हैं जो हर प्राइस पॉइंट में कुछ न कुछ अलग देकर खुद को साबित कर रहे हैं। जूस भी अब कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं जो आम जूस के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा सेहतमंद माने जाते हैं। तो देखते हैं जूस के बाजार में स्टार्टअप्स कैसे अपने आप को अलग साबित कर रहे हैं। हेल्दी रहने के लिए जूस पीना आजकल ट्रेंड में है और आज का सजग ग्राहक टेट्रा पैक फ्रूट जूसेस, फ्रेश जूसेस और हेल्दी जूस में फर्क क्या है ये जानता है। ठेले पर मिल रहे जूस में हाइजीन की समस्या होती है तो टेट्रा पैक के जूसेस में प्रिजर्वेटिव्स की। देश की जूस मार्केट का 75% हिस्सा आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है। 100% हेल्दी जूस के मार्केट में इस कमी को देखते हुए मुंबई की निधि शर्मा और विशाल जैन ने 2014 में कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जस्ट डिवाइन स्टार्टअप की शुरुआत की। इस ब्रांड की खासियत है कि इसमें न सिर्फ फल बल्कि फल और सब्जियों के कॉम्बिनेशन से बने टेस्टी और हेल्दी जूस की वैरायटी है और जस्ट डिवाइन की यही खासियत है। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी सब्जियां जो आमतौर पर खाना हम टालते हैं जैसे सेलरी, स्पिनच, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इन्हें फलों के साथ मिलाया जाता है। इस तरह हेल्दी और टेस्टी फ्रूट्स और वेजीज के अलग अलग 20 फ्लेवर्स निधि ने बनाए हैं। यूएसपी हमारा ये भी है कि इसमें हम वेजिटेबल्स मिक्स करते हैं, तभी कोल्ड प्रेस का मतलब है। नहीं तो एक प्योर अगर मैंने अनार का जूस बना के दे दिया या प्योर एप्पल का जूस बना के दे दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने कॉम्बिनेशंस किए हैं, जो जूस डिवाइन ने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि जिसमें व्हीट ग्रास भी दे दिया आपको, स्पिनच भी दे दिया आपको, केल भी दे दिया आपको, तो ये है कि आपका पूरे दिन का एक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया कि भैया आज मैंने एक 250 ml की बोतल पी ली, मेरी बॉडी को जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जो लाइव एंजाइम्स चाहिए, आज मैंने अपनी बॉडी को दे दिए। अब अगर मैं स्ट्रेस में हूं, अच्छा नहीं खा पा रही हूं फॉर वेरियस रीजंस, तो इतना नुकसान मुझे नहीं होगा। सेहतमंद रखने वाले ये जूसेस स्वादिष्ट भी है, लेकिन इस बढ़िया प्रोडक्ट को बनाने के बाद ग्राहकों के शॉपिंग कार्ट तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। इसके लिए कंपनी ने फ्री सैंपलिंग के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बनाने का रास्ता अपनाया। अभी करंटली जो है हमारे वेबसाइट पे www.juicedivine.com पे आप लॉगिन करके आप जूस खरीद सकते हो एंड विद इन 24 आवर्स जो है आपको डिलीवरी हो जाती है। रिटेल मार्केट में हम करंटली नेचर्स बास्केट में है, फूड हॉल में है, हाइपर सिटी में है, वेस्ट साइड गुरमे में है एंड काफी सारे 5 स्टार होटल्स में है। अभी करंटली हम जो है हम काफी 3-4 स्कूल्स में भी अभी जूसेस दे रहे हैं अलग अलग किस्म के स्टूडेंट्स के लिए। कंपनी हर 4 महीने में 50% की ग्रोथ रेट से कारोबार को आगे बढ़ा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में किए भारी इन्वेस्टमेंट की वजह से कोल्ड प्रेस जूसेस की कीमत आम कंज्यूमर के बजट से बाहर है। जस्ट डिवाइन के 500 ml बोतल के लिए 250 रूपए खर्च करने के लिए ग्राहक आसानी से तैयार नहीं हो रहा। कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए अब कंपनी नए पैतरे आजमा रही है, जैसे इनका नया सब ब्रांड जूस अप। अभी हमारे पास 2 ब्रांड है, एक है जूस डिवाइन और एक है जूस अप। जूस अप जो है करंटली जो अभी 69 रुपीज में रिटेल हो रहा है, तो वो हम अदर आउटलेट्स लाइक बिग बाजार में अभी हम डाल रहे हैं एंड स्टार बाजार में डाल रहे हैं, ताकि हर एक डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे और हर एक डिफरेंट कंज्यूमर को हम केटर कर सकते हैं। निधि और विशाल ने 2014 में जस्ट डिवाइन में 1 करोड़ का स्टार्टअप कैपिटल लगाया था। पिछले 2 सालों में फाउंडर्स ने और 2 करोड़ का निवेश किया है। अगले 6 महीनों में कंपनी मुनाफा भी कमाना शुरू करेगी। मुंबई के बाद कंपनी ने पुणे मार्केट में भी कदम रख दिया है और जल्द ही बेंगलुरु और दिल्ली में जस्ट डिवाइन के ऑपरेशन शुरू करने के लिए कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मदद लेगी। कोल्ड प्रेस जूस कैटेगरी में जस्ट डिवाइन की तरह मुंबई में रॉ प्रेस्ट्री, जूसी फिक्स जैसे स्टार्टअप्स है, तो दिल्ली में एंटीडोट, जस्ट प्रेस जैसे स्टार्टअप्स है और इन सभी प्लेयर्स का फिलहाल जो फोकस है वो कंज्यूमर बेस बढ़ाने पर है। साथ ही साथ कंपनी का दायरा देश भर में बढ़ाने की कोशिश ये प्लेयर्स कर रहे हैं। इनमें से कई ब्रांड सब्सक्रिप्शन मॉडल पर आधारित है, यानी कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से ये घर पर जूस की डिलीवरी करते हैं। यानी साफ है इस सेगमेंट में बने रहने के लिए एंटरप्रेन्योर्स कई नए तरीके अपना रहे हैं। कल्पिता पारकर, मुंबई।
जूस ब्रांड्स की इस रेस में ग्राहकों को बेहतरीन विकल्प जरूर मिल रहे हैं, लेकिन कोल्ड प्रेस जूस की कीमतें अब भी काफी ज्यादा है। कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए इस पर एंटरप्रेन्योर्स को काफी काम करना होगा। ब्रेक के बाद इसी चैलेंज की बारीकियों पर चर्चा करेंगे फ्यूचर ग्रुप के देवेंद्र चावला से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारी नजर है हेल्दी जूस के बाजार पर। कोल्ड प्रेस जूस सेगमेंट में कदम रख रहे स्टार्टअप्स को आम ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए प्राइसिंग को काबू में लाना जरूरी है। यहां किस तरह की डिमांड है और इस डिमांड फ्लो को बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के ग्रुप प्रेसिडेंट फूड एफएमसीजी ब्रांड्स मिस्टर देवेंद्र चावला। चावला साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मुझे ये बताइए सबसे पहले, कोल्ड प्रेस जूसेस के ढेर सारे नाम आजकल बाजार में हैं। इनफैक्ट फूड हॉल में भी आप कुछ लोग कुछ ऐसे ही ब्रांड्स होस्ट करते हैं, तो डिमांड का हाल क्या है? देखिए, कस्टमर्स कई बार रेडी होते हैं और कई बार मार्केटर्स का जॉब होता है कस्टमर्स को रेडी करना। क्योंकि अगर आप कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं कि कोई फायदे की चीज है, कोई फायदेमंद है, हेल्दी है, तो कस्टमर्स उस तरफ नजर उठा के देखते हैं। सो इस कैटेगरी में मार्केटर्स का जॉब है कस्टमर्स को अवेयर करना, जागरूक करना। बिकॉज आज भी अगर आप इंडिया में देखेंगे तो अभी भी रेडी टू ड्रिंक जूसेस इज द सबसे बड़ा सेगमेंट आज भी वो है। अगर आप आज मार्केट देखेंगे तो सबसे पहले आता है नीचे रेडी टू ड्रिंक, जिसमें 10 से 20% जूस होता है। फिर बोलते हैं नेक्टर, और सबसे ऊपर होता है 100% जूस, जो कि सबसे 100% जूस होता है। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे प्राइस में अभी आता है कोल्ड प्रेस जूस। तो आज 100% जूस मार्केट ही इतना छोटा है आज भी कि कोल्ड प्रेस जूस को तो काम करना पड़ेगा टू एजुकेट द कस्टमर, बट वो फ्रेश होता है, शॉर्ट शेल्फ लाइफ। बट ये प्रोडक्ट्स अभी सुपरमार्केट्स और थ्रू रिटेल चेन्स डेवलप किया जा सकता है, या डायरेक्ट टू होम, जिसको वेस्ट में बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। लाइक आपने अखबार सब्सक्राइब किया या आप दूध वाला दूध देने रोज आता है, तो वैसे घर पे सीधा जूस पहुंच सकता है। उसमें तो मार्केटर्स को काम करना पड़ेगा। तो कहना मुश्किल है कि कस्टमर्स रेडी हैं कि नहीं, बट अगर मार्केटर्स काम करेंगे तो कस्टमर्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि बेवरेज मार्केट में जूस का मार्केट छोटा है और यहाँ पर कई सारे पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद है, लेकिन जो ये नया कॉन्सेप्ट है जिसमें नए एंटरप्रेन्योर्स अपना लक आजमा रहे हैं, वो है कोल्ड प्रेस जूस ब्रांड, और लोग मानते हैं कि ये ज्यादा न्यूट्रिशियस है। मुझे ये बताइए, क्या न्यूट्रिशन के बल पर ये बाकी ब्रांड्स के सामने टिक पाएंगे? देखिए, अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो अब क्योंकि इंडिया में नया फिनोमेना है, इसका हम एग्जांपल वेस्टर्न वर्ल्ड से लेते हैं, तो पूरी मार्केट पिरामिड की तरह बन जाती है। तो सबसे नीचे आ जाता है रेडी टू ड्रिंक, लाइक अपने यहाँ इंडिया में जैसे माजा, स्लाइस, मैंगो बेस्ड जूसेस हैं। फिर ऊपर आ जाता है नेक्टर, उसके ऊपर आता है 100%, और सबसे ऊपर टिप पे, जो कि साइज में छोटी होती है मार्केट, बट वैल्यू में काफी बड़ा होता है, बिकॉज ये जूसेस का प्राइस ज्यादा होता है और ये जूसेस थोड़े स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं। तो अब यूरोप में और यूएस में तो ये मार्केट बन गई है, वहां पे भी बहुत बड़ी नहीं है, बट ये मार्केट पक्की बन गई है। तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकते? अगर मार्केटर्स काम करेंगे तो पक्का बन सकती है। अब जैसे हम सब कह भी रहे हैं कि आम जूसेस के मुकाबले इन जूसेस के फायदे ज्यादा है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिक्स है और कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी इनफैक्ट इस जूस को और भी हेल्दी बना लेती है। लेकिन ये क्या काफी है सेल्स को बढ़ाने के लिए? देखिए, इसकी तुलना की जानी चाहिए अलग से। अगर आप देखते हैं तो अभी मार्केट में जो सबसे बड़ी सेल है वो मास ब्रांड्स की है, वो फैक्ट्रीज में बनता है, लार्ज स्केल फैक्ट्री, लोअर प्राइस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बट ये जो कोल्ड प्रेस जूस है, इसकी अगर आप प्राइस लेंगे तो इसकी तुलना होनी चाहिए, अगर आप घर पे फ्रूट्स लेके आते हैं फ्रेश और आप उनको मिलाते हैं या मिक्सी में जूस निकालते हैं फ्रेश, तो उसकी कीमत कितनी पड़ती है, उसके सामने ये जूस कितने का पड़ता है। बिकॉज जो बाकी मार्केट में आते हैं वो फ्रेश जूस जो आप घर पे स्क्वीज करके निकालते हैं उसके बराबरी का नहीं होता है। तो ये कोल्ड प्रेस जूस तो बिल्कुल घर पे जो जूस है, अगर आपने फ्रूट लिया, काटा, उसको निचोड़ा, तो वैसा जूस होता है कोल्ड प्रेस्ड, और इसको हीट नहीं किया जाता है। जब आप जूस को हीट करते हैं तो उसमें कुछ जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक एंजाइम्स, कुछ अच्छी चीजें वो खत्म हो जाती हैं, बट इस जूस में वो जिंदा रहती हैं, सम गुड बैक्टीरिया। तो इस जूस की तुलना प्राइस में की जानी चाहिए रियल फ्रूट के भाव से, कि फ्रूट लेके जूस निकाला तो कितने का पड़ा और ये जूस कितने का पड़ा। दूसरी बात जो आपने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये इनमें मल्टी जूसेस, मतलब एक ही पैक में 5-6 तरह के फ्रूट्स या
वेजिटेबल जाते हैं और उसका बहुत बेनिफिट होता है, लाइक सेलेरी, लाइक एलोवेरा। ये जूसेस सिर्फ टेस्ट पे नहीं है, ये हेल्थ पे हैं, तो इनके फंक्शनल बेनिफिट बहुत हैं। अगर ब्रांड्स उस बारे में बात करेंगे कस्टमर से तो बिल्कुल ये मार्केट बड़ी हो सकती है कल। मिस्टर चावला, लेकिन आप ये जरूर मानेंगे कि प्राइस पॉइंट को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक जूस की बोतल लगभग 150 रुपीज की है। इसको कैसे सुलझाया जाए, स्पेशली इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में? देखिए, स्टार्टअप में इकोनॉमीज ऑफ स्केल की चैलेंज रहती है, क्योंकि आपके पास कस्टमर्स कम होते हैं और आपके खर्चे उतने होते हैं, तो पर पीस मतलब पर प्रोडक्ट या एक पैकेट का प्राइस ज्यादा आता है, क्योंकि आपने फैक्ट्री छोटी खोल ली, लोग रख लिए, बट अभी कस्टमर्स कम है। ये तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और कस्टमर्स बढ़ेंगे, प्राइस नीचे आता जाएगा। अब जस्ट डिवाइन ने एक बहुत स्मार्ट चीज की, उन्होंने एक सब ब्रांड लॉन्च किया है, जूस अप, जो हम भी बेचते हैं, वो उसका प्राइस कम है, लाइक 69, 59। आई थिंक तो मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए एंट्री लेवल पैक भी होना चाहिए, छोटा पैक 200 ml, 250 ml, जो इनके पास है। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी बिल्कुल राइट है। इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट के। धीरे धीरे कस्टमर्स पे बात करते रहो, स्टोर्स में सैंपलिंग कराओ, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों को बेनिफिट्स बताना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे शेल्फ पे प्रोडक्ट रखने से तो अपने आप नहीं बिकेगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा है। बट अगर आप कस्टमर से बात करते हैं, उनको बेनिफिट्स बताते हैं और प्रोडक्ट रियली डिफरेंशिएटेड है, तो मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी मार्केट बड़ी होने वाली है आने वाले टाइम में। फिर इस बढ़ते कंपटीशन के बीच आप क्या कहेंगे, आकर्षक पैकेजिंग सेल बढ़ाने के लिए कितनी जरूरी है और नए ब्रांड्स को इसको कितना तवज्जो देना चाहिए? देखिए, पैकेजिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल ये जो प्रोडक्ट है ये सुपरमार्केट सेल्फ सर्विस वाला है, ये अभी इतना जनरल ट्रेड में तो बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि काफी प्राइस ज्यादा है। तो सुपरमार्केट्स में पैकेजिंग का रोल बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आप हजारों प्रोडक्ट्स में से आपको दिखना चाहिए, आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, तो पैकेजिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। बट अब क्योंकि जूसेस हैं, हेल्दी हैं, आई थिंक जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, जितना लोगों को स्वच्छता और रियल प्रोडक्ट अंदर दिखेगा, जितना आप उसे कम कवर करेंगे, आई थिंक वो बड़ा जरूरी है। तो आई थिंक अभी तो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका आउटलुक क्या है, बट आई थिंक जितना रियल अंदर अच्छा माल दिखेगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी और मतलब एक ऑनेस्ट पैकेजिंग, ऑनेस्ट क्लेम एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पे ये कैटेगरी बहुत बड़ी हो सकती है। आपके क्या टिप्स रहेंगे इस बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरने वाले स्टार्टअप्स को? देखिए, स्टार्टअप्स जो बहुत अच्छा काम करते हैं और कर सकते हैं, वो होता है निश कैटेगरी में शुरुआत करना, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको बड़ा मार्केट चाहिए, उनको पहले दिन से बड़ा सेल चाहिए होता है। इसीलिए अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे जूसेस में, तो पेपर बोट ने बहुत बढ़िया काम किया। पेपर बोट ने ऐसे ऐसे फ्लेवर्स निकाले देसी इंडियन, जो कि बड़ी कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में उतना अभी नहीं सोचती। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, फूड में इंटरनेशनली लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। तो अगर आप कुकीज देखेंगे, वेफर्स देखेंगे, सब लोग इसी में आ जाते हैं। बट इंडिया सिर्फ चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी के बारे में नहीं है। अब आपको ताजुब होगा कि वेस्ट में सबसे ज्यादा बिकने वाला जूस है ऑरेंज जूस, और इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला जूस है मैंगो जूस। तो अपने इंडियंस को, भारतवासियों को आम जितना पसंद है उतना संतरा नहीं पसंद जूस में, और बाहर देशों में उल्टा होता है। तो अगर ये ब्रांड्स निश पकड़ लें, जैसे कि इन्होंने पकड़ा है, तो वो डायरेक्टली बड़ी कंपनी से compete नहीं कर रहे हैं, और अपनी छोटी मार्केट खड़ी करके जैसे जैसे कैटेगरी बड़ी होती है, एक दिन ये कंपनियां या कैटेगरी बड़ी कंपनी के रडार पे आती है, फिर वो लॉन्च करेंगे, उससे जो पहले कैटेगरी में आया उसको बहुत फायदा मिलता है। आई थिंक दैट सबसे अच्छा रास्ता वही है इस मार्केट में एंट्री करने का। शुक्रिया मिस्टर चावला, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। इसी के साथ यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखेंगे कॉलेज से निकलते ही एंटरप्रेन्योर बनने की राह पर निकल रहे यंग जनरेशन के लिए खास टिप्स। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आखिरी हिस्से में वक्त हो रहा है कुछ गुरु ज्ञान का। डिग्री हासिल करते ही खुद का बिजनेस शुरू कर रहे आज के छोटे लेकिन कल के बड़े उद्यमी बनने वाले स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स किन बातों का ख्याल रखें, इसी पर है हमारा ट्यूटोरियल। तनवीर, कुछ सालों पहले एक ट्रेंड था, बच्चे पढ़ाई के बाद एक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब हासिल करने के पीछे रहते थे, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो थोड़ी बदल चुकी है, थोड़ी एम्बिशियस है। वो कॉलेज में ही डिसाइड कर लेती है कि पढ़ाई खत्म होते ही मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। इस अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या इतनी
जल्दी करियर की शुरुआत में ही खुद का बिजनेस शुरू करना, क्या ये सही डिसीजन माना जा सकता है? सबसे पहला प्रो अगर मैं ये देखूं कि टाइम एंड एनर्जी, टाइम आपके पास एज सुन एज यू ग्रेजुएट इतना अच्छा आपके साइड में होता है कि फैमिली वाइज आपकी कुछ चीजें ऐसी है नहीं कि आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है इन टर्म्स ऑफ वाइफ किड्स वगैरह सब. सो आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होता है कि बस मेरे पैशन को परस्यू करना है. एनर्जी, यू आर एक्सट्रीमली हाई ऑन एनर्जी एट दैट पॉइंट इन टाइम एज कंपेयर टू पीपल हु आर ऑलरेडी इन देयर मिड लाइफ. ये काफी एक बड़ा स्ट्रेंथ है उसके लिए. तो बिजनेस शुरू करना, उसके लिए फंडिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो है हर्डल होता है. अगर आपको फैमिली बैकअप है तो ये आप आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास फंडिंग की कोई ऑप्शंस नहीं है वो कैसे इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करें? फंडिंग जो है मेक और ब्रेक फैक्टर है. ये सोचते हैं कि हम पैसे इकट्ठा कर लेंगे इनिशियल कुछ महीनों के लिए. मैं कहूंगा इनिशियल कुछ महीनों के लिए ये सही बात है ही नहीं. आपको तो कुछ साल डेढ़ साल के लिए फंड्स इकट्ठा करने होंगे. तो फाइनेंसिंग जो है ये अगर किसी एक्सटर्नल पर्सन के सामने जाके प्रेजेंट करें तो जो पैसा उस पर लगा है वो सक्सेस है, अगर वो आइडिया चलेगी या नहीं चलेगी. तो अक्सर क्या होता है कि आप नॉर्मली फैमिली फ्रेंड्स इनसे ही पहला जो सीड फंड है वो इकट्ठा करोगे, या तो एक बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस प्लान लेके कुछ सीड फंडिंग लोगे. अब ये सीड फंडिंग भी आपको तभी कोई करेगा जब आप इसका थॉट थ्रू बिजनेस प्लान एक पेपर पे बहुत अच्छी तरह से लेआउट करते हुए करोगे. ये याद जरूर रखना कि अगर ये कौन को आपको हैंडल करना है तो आपका जो रेवेन्यू मॉडल है, जिस तरह से आप रेवेन्यू जनरेट करो, एक साइकिल जरूर आप चला पाए, इतना कॉन्फिडेंस रखें. कॉलेज के तुरंत बाद अपना बिजनेस शुरू करना मतलब आपको किसी तरह का अनुभव नहीं है, तो एक्सपीरियंस के बिना कारोबार में छलांग लगाना, इसे आप स्ट्रेंथ कहेंगे या वीकनेस? तो ये एक बड़ा प्रो है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई कॉर्पोरेट्स में काम किया होता या कोई कॉर्पोरेशन में काम किया होता तो कुछ साल के बाद आपकी कुछ चीजें हैं जो थिंकिंग है काफी सेट पैटर्न होने लग जाती हैं. क्या होता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में तरीके होते हैं काम करने के, सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, तो हर चीज जो है आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, जो कि एज अ फ्रेश स्टार्टअप कॉलेज स्टूडेंट आप वो सारी कंडीशनिंग के साथ नहीं आते हो. आपके लिए हर बार एक ही सवाल होता है, व्हाई नॉट, हाउ कैन वी, मतलब कैसे करेंगे ये, चलो एक करके देखते हैं. आप ये नहीं सोचोगे कैसे नहीं होगा. सो मैं कहूंगा ये स्ट्रेंथ है कि आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. करियर की शुरुआत में ही आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपको हर लेवल पे अकेले ही लड़ना है. तो इस मामले में आप क्या कहेंगे, ये प्रो है, कौन है, क्या कहेंगे? जरूरी नहीं है आप मास्टर हर चीज में होंगे, और कुछ चीजें लाइकिंग में नहीं होती. जैसे कि आप बड़े क्रिएटिव पर्सन है तो आपको अकाउंट्स से बड़ा ये रहेगा कि ये पेपर, लेकिन हाँ आप एक्सटर्नल हेल्प जरूर लोगे. अगेन आप कितना अफोर्ड करते हो अच्छा एक्सटर्नल हेल्प लेना. आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शायद लोगे और उनके पर्सन से आप आउटसोर्स करके काम करवाओगे, एक मिसाल के तौर पे, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए क्या सवाल पूछूंगा उसको. एंड दैट बिकम्स अ कोर इश्यू कि आपको मल्टीपल रोल्स करने हैं और सबको अच्छा करना है. तो ये शायद एक नंबर 2 में आएगा ये वीकनेस में. करियर की शुरुआत में ही आपकी कैपेबिलिटीज का आपको पता तो चल जाता है, लेकिन अगर सेफ गेम खेलना है तो क्या 1-1.5 साल का अनुभव लेना, एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना सही होगा? मेरे ख्याल से स्टार्टअप इमीडिएटली आउट ऑफ कॉलेज वर्क करता है. और आपने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स. अप्रोप्रिएट है या नहीं है वो आपके पास इतना विजडम और जजमेंट होना चाहिए उसको लें. जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग ने कुछ $1000 अपने फ्रेंड से लेकर फेसबुक का पहला काम किया था. 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस में शायद आप वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाए, और कभी कभी वो बिल्कुल यूजलेस भी हो सकता है एक्सपीरियंस. मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस बिल्कुल काम नहीं आएगा, लेकिन आप डिसाइड कीजिए कौन से लाइन ऑफ बिजनेस है. अगर वो लाइन ऑफ बिजनेस में आपको कुछ ऐसी चीजें कोर्स सीखनी है जहां कहीं जाके काम करना है तो ये शायद फायदेमंद होगा, लेकिन मैं उसको बिल्कुल जरूरी नहीं मानूंगा. एक बात याद रखें, क्योंकि ये लास्ट वाला जो वीकनेस है, जो थर्ड वाला मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन, सारी चीजें आप बोल रहे हैं, पैशन, इसमें कहीं ये नहीं हो जाए कि हम उसमें उस बहाव में चले जाएं. एक बहुत ही जरूरी फैक्ट आपको याद रखना जरूरी है, वो है
1 out of 10 businesses fail in the first 5 years. ये स्टैटिस्टिक्स हैं. तो इस फेलियर रेट को ध्यान रखते हुए आप ये समझ लीजिए कि आपको कितनी डेप्थ में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करनी होगी और आपको फेलियर के लिए भी रेडी होना होगा. बिकॉज रिमेंबर एवरी फेलियर एक्चुअली इज अ फीडबैक. So remove the word failure from your life. Take feedback, move on. Yeah, but do not ignore this statistic. जो बिजनेस शुरू करने की जो इनिशियल तैयारी है उस पे जो आपने इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं, आज का यूथ जो कल एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है इसका फायदा जरूर उठाएगा. शुक्रिया. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ. आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर. नमस्कार एंड टेक केयर.